कैसे हैं सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप लोगों ने अपना देखा होगा अपना क्लास का सारा कंटेंट आपने अगर देखे होंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आपको याद होगा कि उनमें से एक टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और क्या क्या आता है। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो इसको कौन क्लियरली डिफाइन करेगा, बताओ जल्दी से। बताओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। जूलियस, आपको आवाज आ रही है मेरी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? लाइफ सेविंग मेथड है। और और क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? और बाकी लोग बताओ। जूलियस, आवाज नहीं आ रही आपको? सिद्रा, अब आवाज आ रही है? सिद्रा, आवाज आ रही है? अच्छा चलो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्शियस होकर क्लास में बैठा करो, ताकि मैं कुछ जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब भी एक्टिवली दिया करो, इतना सोच में ना पड़ा करो। ठीक है, क्लास अटेंटिवली देखो। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ सेफ कॉमन प्रोसीजर। ठीक है, सेफ है और कॉमन प्रोसीजर है जिसमें ब्लड इज गिवन एन इंट्रावेनस आईवी लाइन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर डन टू रिप्लेस ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स गिवन आईवी। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड लॉस्ट ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यू टू अ सीरियस इंजरी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब किया जाता है? जब हमें ब्लड रिप्लेस करना हो जो कि लॉस हुआ हो। कब? किसी सीरियस इंजरी में, किसी एक्सीडेंट में, या ड्यूरिंग सर्जरी हुआ हो। A transfusion also may be done if body cannot make blood properly because of an illness। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो तब भी किया जाता है जब बॉडी जो है वो प्रॉपरली ब्लड नहीं बना रही होती किसी भी बीमारी की वजह से। जैसे कुछ लोग जो है वो अनीमिया कुछ लोगों को होता है, और वो जो है वो ऐसा अनीमिया है जिसमें ब्लड बिल्कुल ही नहीं बन रहा, तो हमें बाहर से ब्लड देना पड़ेगा। थैलेसीमिया है उनमें, और ये सारी चीजें जब अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर कह रहे होते हैं
ब्लड के काफी सारे फंक्शन हैं, उनमें से कोई एक दो बताओ। ब्लड के फंक्शन क्या हैं बॉडी में? वाइटल रोल क्या है ब्लड का? इफ्रा, तुम इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हुई हो? तुम्हें नहीं पता कब से लेक्चर शुरू हुआ? चलो बताओ। सिद्रा, सहर, सादिया, जूलियस, रोनाल्ड, हबीबा, इफ्रा, क्या इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड का हमारी बॉडी में? जल्दी जल्दी बताओ, मैंने फिर लेक्चर कंटिन्यू करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इसके अलावा? और क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, और जूलियस? चलो बाकी सब तो सोए हुए हैं, आगे चलते। वाइटल जॉब है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि बात हुई है पहले बताया है सादिया ने और रोनल्ड ने कि ये ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है जो कि हमारी ऑर्गन्स को, टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है। हैविंग अ हेल्दी सप्लाई ऑफ ब्लड इज इम्पोर्टेंट टू ओवरऑल हेल्थ। हेल्दी ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद है ब्लड इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट। ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स का बना होता है, इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है। टोटल 4 चीजें हैं। रेगुलेशन है, इम्यूनिटी, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन है। अच्छा, अब बॉडी क्या है, ये ब्लड जो है वो 4 कंपोनेंट्स का बना होता है जिसे हम ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, जिसमें रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। अब कोई आपसे ब्लड के बारे में पूछे तो आपने क्या बताना है कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को थ्रू नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू जाता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड की डिफरेंट उसकी जॉब्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में, ऑर्गन्स में और टिश्यूज में। ठीक है। और हेल्दी ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हेल्थ के लिए। फिर उसके बाद क्या है, ब्लड जो है वो मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स है, जिसके अंदर रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं और प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। ब्लड को जो हम ट्रांसफ्यूज करते हैं आइदर एज होल ब्लड विद ऑल इट्स पार्ट्स और मोर ऑफन एज इंडिविजुअल पार्ट। ठीक है। ब्लड को हम डिफरेंट तरीकों से पार्ट सप्लाई करते हैं या ट्रांसफ्यूज करते हैं। हम जब ज़रूरत हो, पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का हो तो पेशेंट को रेड सेल्स, पैक सेल्स लगा दिए जाते हैं। अगर पेशेंट का एचबी बहुत लो हो तो पैक सेल्स लगा दिए जाते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, फ्रेश ब्लड चाहिए, तो फिर हम होल ब्लड लगा देते हैं। ठीक है। तो क्या है कि पैक सेल्स, आपको पता है कि उसमें रेड सेल्स जो हैं वो अलग कर लिए जाते हैं और फिर वो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, तो वो एचबी लेवल को इम्प्रूव करते हैं थोड़ा जल्दी एज कंपेयर टू होल ब्लड। तो अब ऐसा होता है कि बाजू का हम होल ब्लड लगाते हैं जिसमें चारों कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रेड सेल्स हैं, ठीक है, रेड सेल है, वाइट सेल है, प्लाज्मा है और प्लेटलेट है। ठीक है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है तो उसको यकीनन फिर जो है वो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की भी ज़रूरत है, फिर उसको होल ब्लड लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज जो है वो बाज़-औक़ात जो है वो चारों कंपोनेंट्स के साथ लगा देते हैं मोस्टली, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इंडिविजुअली एक-एक जो पार्ट है उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें से वाइट सेल्स हैं, प्लाज्मा है और प्लेटलेट हैं। जो मोस्ट कॉमन देखने में आते हैं वो प्लेटलेट होते हैं और प्लाज्मा होता है। ब्लड टाइप्स में उन्होंने बताया कि एवरी पर्सन हैज़ वन, एवरी पर्सन हैज़ वन टाइप ऑफ फॉलोइंग ब्लड है। ठीक है। जैसे कि टाइप ए और बी, ए बी और ओ। ऑल्सो एवरी पर्सन ब्लड इज आइदर रेसिस पॉजिटिव और रेसिस नेगेटिव होता है। ठीक है। कि हर एक पर्सन को जो है, एवरी पर्सन हैज़ फॉलोइंग ब्लड टाइप, हर किसी की डिफरेंट ब्लड की टाइप होती है। जैसे कि
ग्रुप ए भी हो सकता है, ग्रुप बी भी हो सकता है, ग्रुप ए बी भी हो सकता है और ग्रुप ओ भी हो सकता है। फिर आगे इनको फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव में, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव में, ए बी में, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव में है और ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव में है। ठीक है। ऑल्सो एवरी पर्सन ब्लड इज आइदर, अब क्या है कि जब हमने ए बी और ओ की बात कर ली है तो उसके रिसिस फैक्टर जो हैं वो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर हमें बाद में देखने में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव है, इस तरीके से। ठीक है। सो इफ यू हैव ए टाइप ए ब्लड, इट्स आइदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। द ब्लड यूज्ड इन ट्रांसफ्यूजन मस्ट वर्क विद योर ब्लड टाइप, जब आप जो भी आपने ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड को यूज करना है वो आपके टाइप के साथ मैच करना चाहिए। यानी कि जिस भी पेशेंट के लिए आपने यूज करना है, आपने देखना है कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो पेशेंट को ए पॉजिटिव ही जाना चाहिए, ए नेगेटिव हम नहीं लगाएंगे। ब्लड यूज्ड इन ट्रांसफ्यूजन मस्ट वर्क विद योर ब्लड टाइप है। इफ डजंट इट डज नॉट हैव एंटीबॉडीज इन योर ब्लड अटैक द न्यू ब्लड एंड मेक यू सिक। अगर नहीं मैच करता, इफ डज नॉट, अगर नहीं मैच करेगा तो जो एंटीबॉडीज हैं इन योर ब्लड, जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, वो क्या करेंगे, अटैक कर देंगे न्यू ब्लड के साथ और मेक यू सिक। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी जो है वो ए पॉजिटिव की है, ठीक है, और आपने जो है पेशेंट को बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव लगा दिया है, तो क्या होगा कि वो आपके मौजूदा ब्लड के साथ मैच नहीं करेगा। तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो दूसरे ब्लड की एंटीबॉडीज़ के साथ जब वो फाइट करेंगी तो आपके मौजूदा ब्लड को वो जो है उसके अंदर हिमोलिसिस करवा देंगी, ब्रेक डाउन करवा देंगी सेल्स का और आपको सिक कर देंगी। ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है स्क्रीनिंग प्रॉपर होना और क्रॉस मैचिंग होना, कंपैटिबल होना ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग में क्या है, ब्लड स्क्रीनिंग इज अ मेडिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच ब्लड इज स्कैन्ड, ब्लड को स्कैन किया जाता है टू टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन। ब्लड स्क्रीनिंग जो है वो मेडिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लड को पहले स्कैन किया जाता है टू टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम कौन से टेस्ट करवाते हैं, बताओ बताएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम कौन से टेस्ट करवाते हैं? स्क्रीनिंग हम क्या करवाते हैं? जल्दी से रिप्लाई करो, लेक्चर इतना वेस्ट करवा देते हो आप लोग। बताओ जल्दी जल्दी, कौन से टेस्ट करवाते हैं हम स्क्रीनिंग में? डोनर्स आर, ब्लड क्रॉस मैच हो गया और RH फैक्टर हो गया, और ब्लड ग्रुपिंग नहीं करवाएंगे सबसे पहले? ब्लड ग्रुपिंग होगी, फिर स्क्रीनिंग में क्रॉस मैच कर लिया, RH फैक्टर कर लिया, ठीक है। और डोनर ऑल्सो आर स्क्रीन्ड फॉर डिजीज रिस्क फैक्टर्स यूजिंग अ हेल्थ हिस्ट्री उसकी होनी चाहिए। क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैच है, हेपेटाइटिस बी सी और HIV है, ठीक है, वायरल मार्कर्स हैं, ठीक है, HIV BC और सिफिलिस है, ठीक है, गुड। और अच्छा, रिस्क फैक्टर्स हैं यूजिंग अ हेल्थ हिस्ट्री या ब्लड ग्रुप। अच्छा चलो अब लेक्चर पे देखो, ठीक बताया सबने, गुड। डोनर्स आर ऑल्सो स्क्रीन्ड, हम अगर पेशेंट का क्रॉस मैच और सारी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं तो हम डोनर की भी स्क्रीनिंग करवाते हैं, किस लिए? फॉर डिजीजेज रिस्क के लिए, ऐसी डिजीजेज के लिए जो डोनर में भी हो सकती हैं। रिस्क फैक्टर क्या होंगे? यूजिंग हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर, पेशेंट से पूछेंगे आपको कोई पहले डोनर से कि कोई ऐसे ऐसे बीमारी तो नहीं रही। फिर उसके बाद थ्रू दिस कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चनर donors are asked specific or direct questions regarding lifestyle, health, medical history or travel to assure their own health will not be compromised by a blood donation and that patient receives safe blood products. अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अडिक्ट होता है या फिर पेशेंट जो है वो ब्लड बॉर्न डिजीज़ किसी में से सफ़र कर रहा है, इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें अगर पेशेंट सफ़र करता है तो उसके HB लेवल पे और उसके ब्लड सेल्स पे इफ़ेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ों का हमने पहले ही कंफर्म करना है और फिर हमने उसका ब्लड जो है वो ड्रॉ करना है। पेशेंट से पूछना है कभी आपके स्टूल में ब्लड तो नहीं आता रहा, कभी आपको वॉमिटिंग तो नहीं ब्लड वाली आई, इस तरह की हम
क्वेश्चन जब करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट को पहले कोई लिवर डिजीजेस तो नहीं है, या ब्लड की या कैंसर टाइप की कोई बीमारी तो नहीं चल रही, अपर जीआई लोअर जीआई ब्लीड तो नहीं करता। अगर पेशेंट ब्लीड करता होगा तो फिर हम उसको उस डोनर को स्किप कर देंगे, इसलिए कि पेशेंट ऑलरेडी ब्लीड करता है और अगर हमने भी उसका ब्लड ड्रॉ कर लिया है तो पेशेंट को अपने लिए कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लें ताकि उसकी अपनी हेल्थ भी इफेक्ट ना हो। स्क्रीनिंग में क्या है, ईच यूनिट ऑफ ब्लड इज टेस्टेड फॉर एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया एंड सिफिलिस। मलेरिया भी टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। क्रॉस मैचिंग में क्या है, क्रॉस मैचिंग इज अ टेस्ट यूज टू चेक फॉर हार्मफुल इंटरेक्शन बिटवीन योर ब्लड एंड स्पेसिफिक डोनर ब्लड और ऑर्गन। ठीक है, क्रॉस मैचिंग में हम क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है, इसमें क्या करते हैं हम ये टेस्ट करते हैं टू चेक फॉर हार्मफुल इंटरेक्शन, कि हम क्रॉस मैच में ये देखते हैं कि हम इंटरेक्शन चेक करते हैं डोनर के ब्लड का और आपके ब्लड का। ठीक है, इन दोनों ब्लड का हम आपस में क्रॉस मैच करवाते हैं, आपस में इनको जो है वो इंटरेक्ट करवाते हैं कि हम देखें कि पेशेंट का ब्लड और स्पेसिफिक डोनर का ब्लड और उसके ऑर्गन क्या इसको सूट का आपस में कंपैटिबिलिटी है या नहीं, क्या ये ब्लड एक दूसरे को के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है बात ये भी होता है कि ब्लड ग्रुप तो मैच कर जाता है लेकिन क्रॉस मैच नहीं करवाया होता, कि मैचिंग नहीं हो रही होती, वो फिर पेशेंट को रिएक्ट कर जाता है। It can help your doctor predict how your body will react to those donor मटीरियल। इससे पता लग जाता है कि पेशेंट का जो ब्लड है क्या वो हमें हमारे साथ ब्लड सूट कर रहा है या नहीं। अगर पेशेंट अगर डोनर जो है वो बहुत ज़्यादा अडिक्ट है और डोनर जो है वो डिजीज्ड है तो उसका भले ब्लड ग्रुप मैच करता हो लेकिन क्रॉस मैच जो है वो प्रॉपर ना हुआ हो तो वो भी रिएक्ट कर जाएगा। इन एडिशन टू एंटी बी एंटी ए In addition to anti-B and anti-A antibodies, other types of antibodies may be present in your blood that negatively interact with donor material. इसके अलावा एंटी बी और एंटी ए यानी कि नेगेटिव जो एंटीबॉडीज हैं, अदर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं मे बी प्रेजेंट इन योर ब्लड दैट नेगेटिवली इंटरेक्ट विद डोनर मटेरियल। अगर आप नेगेटिव ग्रुप के हो तो आपने क्या करना है कि बहुत केयरफुली, नेगेटिव वाले जो होते हैं उनको बहुत केयरफुली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो इंटरेक्ट कर सकती हैं डोनर के साथ, डोनर मटेरियल के साथ। तो इसके लिए बहुत केयरफुली आपने क्रॉस मैच करना है और असेस करना है। इफ़ योर ब्लड सेल्स क्लम्प, अगर क्लम्प हो जाता है, क्लोट्स हो जाते हैं और वो क्लस्टर बन जाते हैं व्हेन मिक्स्ड विद अ डोनर सैंपल, डोनर सैंपल के साथ अगर क्लम्प हो जाए तो डोनर ब्लड और ऑर्गन इज इनकम्पैटिबल विद योर ब्लड। ठीक है, अगर जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट के ब्लड के साथ क्लम्प हो जाए यानी कि दोनों का जैसे ही क्रॉस मैच करवाया तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ गया और उसने क्लॉट बना लिया, तो इट्स मीन कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया। जैसे कि अब क्रॉस मैचिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास ब्लड रिक्वेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म है, ये शालामार का है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये यूज होता है। इसके लिए क्या होता है कि पेशेंट का नाम लिखा जाता है। हर एक हॉस्पिटल में हमारे पास एक ब्लड रिक्वेजिशन फॉर्म होता है, उसे फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि पेशेंट का नाम होगा, सेक्स होगी, एज होगी और कंप्लीट नेम है विद MR नंबर। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने लगे हो तो MR नंबर के ऊपर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी बताया था कि MR नंबर जो है वो क्या होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। पहले भी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि 2 यूनिक आइडेंटिफायर्स होने चाहिए। अब MR नंबर क्या है, एक पेशेंट को एक ही दफ़ा वो एलोकेट होता है, MR नंबर चेंज होते रहते हैं लेकिन पेशेंट का नहीं होता। एक पेशेंट को जो एक दे दिया जाता है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग उतने सालों तक एक पेशेंट का एक ही रहता है और फिर आगे आगे बढ़ता जाता है और ईयर्स ऐड होते रहते हैं। अब ये जो आसमा है जमशेद, हाँ, वाइफ ऑफ या हस्बैंड, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ या जो भी है, इसका जो फादर नेम है वो जमशेद है। ठीक है, MR नंबर इसका है 017005। अब ये तो इसका हो गया नंबर, रिकॉर्ड नंबर, और जो 1617 है ये वो ईयर है जिसमें ये यहाँ पे आई थी, 16 से 17 में। ठीक है,
तो ये है इसका एमआर नंबर। सेक्स फीमेल है और 33 इयर्स है और शालामार हॉस्पिटल में आई है। डेट है इसकी ये लिखी हुई और नंबर ऑफ बॉटल्स 1 पिंट ऑफ ब्लड चाहिए इसको और ब्लड ग्रुप जो है वो लिखा हुआ है और ए है और रेसिस फैक्टर इसके पॉजिटिव है। ठीक है, ये इसकी ब्लड के का फॉर्म है। ये वायल्स हैं जो हम वायल्स यूज़ करते हैं, वायल्स को प्रॉपर लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप बेड साइड पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करने लगे हो तो हमने हमारे पास 2 यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं, आपने उसको बहुत केयरफुली असेस करना है। ठीक है, चेक द, अब क्योंकि अब हमें ब्लड तो सारा पता लग गया कि ब्लड है क्या। ठीक है, हमने ब्लड की तो सारी डिटेल पढ़ ली, ब्लड क्या है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम क्यों करते हैं, जब पेशेंट का प्रॉपरली ब्लड नहीं बन रहा होता या पेशेंट को किसी किस्म का लॉस हो जाता है तो हम ब्लड को रिप्लेस करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। रिप्लेस कब करते हैं, जब पेशेंट की कोई सर्जरी हुई होती है जिसमें बहुत लॉस हुआ हो या फिर पेशेंट को जो है वो ड्यूरिंग किसी एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो तो हम तब उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। ब्लड जो है उसका वाइटल रोल है कि वो हमें जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को, इन चीज़ों को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है प्लस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ब्लड जो 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, प्लाज्मा है और प्लेटलेट है, वाइट है और रेड सेल्स हैं। और इसके अलावा जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं बाज़-औक़ात हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम पूरा भी ब्लड कर देते हैं, अदरवाइज़ इन चारों को हम इंडिविजुअल भी करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ब्लड की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। रेसिस फैक्टर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्रॉस मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने स्क्रीन करवाना है। स्क्रीन हमने इसलिए करवाना है ताकि जो है वो कंपैटिबिलिटी हम ब्लड की देख लें स्क्रीनिंग में पेशेंट को और कोई डिजीजेज या डोनर को कोई और डिजीजेज तो नहीं चल रही। और साथ में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है वो जो कंपैटिबिलिटी है क्रॉस मैच में हम देख लेते हैं कि पेशेंट का ब्लड जो है वो डोनर के ब्लड के साथ और ऑर्गन के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अगर कंपैटिबल नहीं है, अगर क्लम्प हो जाता है तो इट्स मीन ये इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, इनकम्पैटिबल है तो हम वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते। ये यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। बेड साइड पे जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? अब चेक द आइडेंटिटी ऑफ द ब्लड बैग। ब्लड बैग पे जैसे कि आप देखते हो अच्छे तरीके से चेक करते हो, आपकी रूटीन होगी मुझे उम्मीद है। आपने आइडेंटिटी चेक करनी है ब्लड बैग की और मैच करना है विद द पेशेंट आइडेंटिटी। जो उसके ऊपर फॉर्म लगा आया होता है और जो उसके ऊपर स्टिकर होता है ब्लड के ऊपर, हमने उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको और पेशेंट की फाइल को हमने अच्छे तरीके से मैच करना है। मैच का मकसद क्या है? मैच करने का मकसद क्या है बताओ, जल्दी से बताओ सारे। क्या मकसद है मैचिंग का, आइडेंटिटी मैच करने का? अच्छा, आईडी डिटेल मस्ट बी आइडेंटिकल इन द पेशेंट्स के नोट्स में होगी, ब्लड कलेक्शन स्लिप पे लिखा होगा। कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे ताकि कोई रिएक्शन ना हो, नहीं, हम इसलिए देखते हैं कि किसी और का ब्लड जो है वो हम किसी और पेशेंट को ना लगा दें। ठीक है, हाँ, तो शहर ने ठीक कहा। होता ये है कि जो सिर्फ एरर के चांसेस सिर्फ नर्सिस से नहीं होते और भी लोगों से होते हैं। ब्लड वालों से भी एरर हो सकता है, ब्लड जो आपका पोर्टर लेके आता जाता है उससे भी एरर हो सकता है कि उन्होंने दिए 2 ब्लड, तो पोर्टर जो लेके आया गया है, कोई भी वर्कर है, वार्ड बॉय है, वो उसने क्या किया कि 2 ब्लड थे, उसको भूल गया किसका कौन सा, उसने फीमेल मेडिकल में पकड़ा दिया मेल साइड का और मेल साइड में फीमेल साइड का पकड़ा दिया, तो दोनों कंपैटिबल भी नहीं है, दोनों का क्रॉस मैच भी नहीं हुआ और हमने ब्लड लगा दिया तो दोनों को रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो ब्लड आया है क्या वो मौजूदा पेशेंट का है या नहीं है। अगर एक वार्ड में 6 पेशेंट को ब्लड लग रहा है 10 में से, तो 10 को आप कैसे चेक करोगे कि इसका ये है, इसका ये है? ठीक है, तो जब तक आप पेशेंट की फाइल के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मैच नहीं करोगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एरर बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं।
चेक द आइडेंटिटी ऑफ द ब्लड बैग एंड मैच इट विद द पेशेंट्स आइडेंटिटी। ठीक है, अब डिटेल क्या होगी, पेशेंट के नोट्स आप देखोगे। नोट्स क्यों देखोगे कि क्या किसी ने ट्रांसफ्यूज करने के ऑर्डर किए हैं, अगर किए हैं तो फिर हम लगाएंगे। ये ना हो कि पेशेंट के अटेंडेंट, पेशेंट का रिश्तेदार जो ब्लड लेके आया वो पेशेंट को का दुश्मन ही है और वो ले आया ब्लड और वो कह रहा बाजी ये ब्लड लगाना ही लगाना है। उसको पता है कि जब हम ब्लड किसी गलत ब्लड जिसका क्रॉस मैच नहीं हुआ हुआ वो लगा देंगे तो पेशेंट मर जाएगा। पता लगे वो बाहर से गलत ब्लड ले आया और वो कह रहा है कि यही लगाना है, तो हमने क्या करना है, इन चीजों से बचना है। ब्लड कलेक्शन स्लिप क्या है कि आपके पास वो होनी चाहिए जब आप जो भी लेके आया। ब्लड की दो स्लिप्स होती हैं, आपने देखा है, एक हम ब्लड के साथ लगी रहने देते हैं और दोनों पे साइन करा के एक फाइल के साथ अटैच कर देते हैं। ड्रग चार्ट से आप देखोगे, ड्रग चार्ट पे भी ट्रांसफ्यूजन के ऑर्डर होते हैं। कंपैटिबिलिटी फॉर्म के साथ क्रॉस मैच का जो फॉर्म है उसे भी हम असेस करते हैं। ये क्या है, 3-4 चीजें हैं, जब हम इनको असेस करेंगे तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रोसीजर क्या है, चेक द एक्सपायरेशन डेट ऑन द ब्लड बैग पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे एब्नॉर्मल कलर के लिए आरबीसी क्लम्पिंग, गैस बबल्स और एक्स्ट्रानियस मटेरियल को आप असेस करोगे, रिटर्न आउटडेटेड और नॉर्मल ब्लड टू द ब्लड बैंक। ठीक है, प्रोसीजर में कुछ भी ऐसा आप फील करोगे तो उसको रिटर्न कर दोगे। प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इज परफॉर्म्ड एट द पेशेंट बेड साइड बाय 2 licensed professional according to the facilities policy। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि आपने अपने साथ जो है वो दो लोग लेने हैं एज अ विटनेस, जैसे कि एक डॉक्टर हो और एक नर्स हो। जब आप ब्लड लगाने लगो तो आप सारा कंफर्म करके आइडेंटिफिकेशन मैच करके तो फिर लगाओगे। बेड साइड चेकिंग में आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, ब्लड बैग होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी लेबल उस पर होना चाहिए। बेड साइड चेकिंग में दूसरा पेशेंट का की वर्बल आईडी होनी चाहिए और रिस्ट बैंड होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी अब पेशेंट एक हो गया ब्लड बैग का, दूसरा हो गया पेशेंट का, तीसरा हो गया पेपर वर्क। तो ये 3 चीजें आपने बेड साइड पे चेक करनी है। पेपर वर्क में क्या, कंपैटिबिलिटी फॉर्म देखोगे, प्रिस्क्रिप्शन चार्ट देखोगे। अगर डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं किए तो आप ब्लड नहीं लगाओगे। आपको पता है कि ना आप वर्बल ऑर्डर ले सकते हो ना आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, कंपैटिबिलिटी फॉर्म के साथ प्रिस्क्रिप्शन चार्ट के साथ चेक करना है। वर्बल आईडी में आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि आप पेशेंट से कहोगे कि वो अपना नाम वर्बलाइज करें, बोल के बताए मेरा नाम क्या है। ठीक है, आपने क्या कहना है, पूछना है आपका नाम क्या है। आप पेशेंट से पूछोगे आपका नाम क्या है तो वो जी मेरा ये नाम है। अगर आप कहोगे, सपोज जब तक पेशेंट बोलता नहीं है और आप उसे पूछते हो आपका नाम मोहम्मद अली है, पेशेंट हो सकता है नींद में हो, आपने कहा आपका नाम मोहम्मद अली है तो पेशेंट नींद में कह रहे लेकिन उसके ऊपर फाइल तो कोई और पड़ी हुई है। तो इसकी वजह से एरर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आपने पेशेंट से खुद से नाम नहीं लेके पूछना, आपने पेशेंट से कहना है कि अपना नाम बताएं, वो अपना नाम वर्बलाइज करे। तो क्या जो वो नाम बोल रहा है उसके हाथ पे जो रिस्ट बैंड लगा हुआ है उस नाम के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ये कुछ चीजें हैं जिन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। एरर जो कि मैकेनिकल नहीं है, मशीन मेड नहीं है, मैन मेड एरर है जो कि हम कर जाते हैं इग्नोरेंस की वजह से। प्रोसीजर क्या होगा, रिमेन विद द पेशेंट एंड वॉच फॉर द साइंस ऑफ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सच एज फीवर, चिल्स एंड वीजिंग। आप पेशेंट के पास खड़े रहोगे और आप क्या करोगे कि आप ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन को चेक करोगे। साइंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जैसे कि फीवर हो गया है पेशेंट को, अगर पेशेंट को चिल्स है और वीजिंग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बहुत अच्छे से इसको असेस करना है। प्रोसीड इफ अ साइन ऑफ रिएक्शन अपेयर विद इन 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट के अंदर अंदर रिएक्शन आपको कोई भी साइन ऑफ रिएक्शन आपको फील हो जाता है, यू विल नीड टू एडजस्ट द फ्लो क्लैंप टू द ऑर्डर्ड इन्फियन रेट। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने एडजस्ट कर देना फ्लो क्लैंप को टू द ऑर्डर्ड इन्फियन रेट। ठीक है, कि कितने पे सेट करना है और कितने मिनट पे कितना देना है। अगर कोई साइन नहीं है तो, अगर कोई साइन आपको 15 मिनट तक फील नहीं हुआ तो, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं इसको ब्लड स्लो जाएगा। ठीक है, तो आपने घंटे जैसे वो बता देते हैं इसे 8 घंटे में 10 घंटे में जाना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका ड्रॉप सेट कर लोगे। तो या फिर अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसको ब्लड लगा दें तो फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन आपने वाइटल साइंस असेस करने हैं,
आफ्टर ट्रांसफ्यूजन विद इन 15 मिनट्स आपने बिल्कुल स्लो ड्रॉप्स के साथ आप फर्स्ट जो ड्रॉप्स आप सेट करोगे वो 6 to 10 ड्रॉप्स पे आप सेट करोगे ब्लड को फॉर 15 मिनट्स। इतनी कम ड्रॉप सेट करने का मकसद ये है कि 5 से 10 जो ड्रॉप्स जाएंगे और जो 15 मिनट में रिएक्शन होना है वो 1-2 कतरों से ही हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप शुरू में रश कर दो ब्लड और आधी जब बोतल चली जाए तब जाके आप रिएक्शन को नोट करो, तो बेहतर है कि हम कुछ कतरों के अंदर ही ब्लड के रिएक्शन को हम असेस कर लें। ठीक है, अब जो स्टार्ट के ड्रॉप्स हैं वो कितने होंगे, 6 to 10 होंगे। और फिर फर्स्ट पे आपने बिफोर ट्रांसफ्यूजन एक वाइटल साइन असेस किए और उसमें आपने नोट किया कि बीपी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, पल्स कैसी चल रही है। दूसरा आपने सेकंड पे किया आफ्टर 15 मिनट्स। तो आफ्टर 15 मिनट्स आप देखोगे कि अब क्या ब्लड का या बॉडी का क्या रिएक्शन है और अब क्या वाइटल साइन आ रहे हैं। अगर फिर भी पेशेंट की कंडीशन जो है वो स्टैटिक है, जैसे कि 120/70 या 120/80 बीपी आ रहा था, टेम्परेचर नॉर्मल था, पल्स भी नॉर्मल थी और आफ्टर 15 मिनट्स भी इतना ही है, तो आप ब्लड को 15 मिनट्स के बाद थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप 10 से 12 या 15 ड्रॉप्स पे जा सकते हो। फिर इसके बाद है आफ्टर 15 मिनट्स आप एक दफ़ा फिर देखोगे और फिर भी वाइटल साइन जो हैं वो स्टेबल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपने नहीं नोट किया, तो आपने क्या करना है कि इसके बाद आप नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन को चलने दोगे और फिर आपने जो है वो 1 आवरली आपने वाइटल साइंस को सेट कर देना है जब तक ट्रांसफ्यूजन चल रही है। और फिर जब आप ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर दोगे तो उसके बाद भी आपने आवरली वाइटल साइंस चेक करते रहना है। इसलिए कि बाजू का ऐसा होता है कि ट्रांसफ्यूजन के बाद भी 1 घंटा बाद भी रिएक्शन हो सकता है या दूसरे घंटे में भी हो सकता है, तो वो सारे रिसेंट रिएक्शंस हैं। अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफ्यूजन के बाद जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं अगर उनके दरमियान में रिएक्शन होता है तो वो कैटेगरी 1 में आएगा, और जो उसके बाद होता है सेकंड डे पे या थर्ड डे पे तो वो फर्दर कैटेगरी 2 में या 3 में जाता है। और ये जो वाइटल साइन है ये आप रिकॉर्ड ज़रूर करोगे, इनकी चैटिंग लाजमी करेंगे, इसलिए कि अगर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन या डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर आता है या पेशेंट की कंडीशन पे कोई इफेक्ट होता है तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखनी है और डॉक्टर को भी उसमें इन्वॉल्व लाजमी करना है ताकि आपका विटनेस भी हो और दूसरा ये कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट रहे, लास्ट में आप साइन भी करवा सकते हैं। फिर क्या है, इफ सच साइंस डेवलप, अगर कोई भी साइन ऑफ रिएक्शन अगर डेवलप होता है, रिकॉर्ड वाइटल साइंस एंड स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, आपने उसी वक्त वाइटल साइंस को स्टॉप कर देना है और आपने वाइटल साइंस रिकॉर्ड करते रहना है और ट्रांसफ्यूजन को आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। फिर क्या है, आपने सेलाइन को इन्फ्यूज़ करना है एट अ मॉडरेटली स्लो इन्फ्यूजन रेट पे और नोटिफाई करना है डॉक्टर को एट वंस। क्यों आप सेलाइन रश करनी है, ताकि डाइल्यूशन हो जाए और रिएक्शन का इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अगर थिक जाएगा ब्लड वैसे ही तो उसमें ये होगा कि वो रिएक्शन ज़्यादा करेगा, लेकिन अगर आप उसे सेलाइन के साथ रश करते हो, फ्लश कर देते हो, वॉश करने की वेन्स में से वॉश करने की कोशिश करते हो, तो उससे ये होता है कि रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म है, ये शालामार में इस वक्त अवेलेबल है, शालामार में इस वक्त अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो, अगर आप अपने हॉस्पिटल में भी देखना कि रिएक्शन फॉर्म क्या होता है। रिएक्शन फॉर्म को हम कम्प्लीटली फिल करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अक्सर ये देखने में आता है कि जैसे ही हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है तो हम अगला काम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि भाई जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो पेशेंट को शिवरिंग होना शुरू हो गई और हम वहीं पे ब्लड को रोक देते हैं, जिससे रिएक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा हम ये करते हैं कि ब्लड को हम ये देखते हैं कि ब्लड कितना ठंडा है और कितना गर्म है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड आता है ब्लड बैंक से तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लड को जब तक बॉडी टेम्परेचर पे ना आ जाए हम तब तक ट्रांसफ्यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस गलत है। जैसे ही ब्लड आता है ब्लड बैंक से तो आपने उसके 30 मिनट्स के अंदर अंदर ब्लड, जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर से निकाल लेते हैं ब्लड को तो हमने विद इन 30 मिनट्स ट्रांसफ्यूज करना होता है। अगर हम 30 मिनट्स में ट्रांसफ्यूज नहीं करते तो आपने क्या करना है, उस आधे घंटे से पहले आपने ब्लड को वापस ब्लड बैंक में भिजवा देना है ताकि ब्लड वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। हम ज़्यादा देर अपने पास रख ही रखते हैं। अब होता क्या है कि डॉक्टर ने मॉर्निंग में ऑर्डर किए हैं, ब्लड ड्रॉ होके आया है 1 बजे, तो जो 1 बजे की शिफ्ट वाले हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये ब्लड जो है वो 2 बजे वाले आके लगाएं। ठीक है, तो ये जो हम अगली शिफ्ट का वेट करते हैं ये गलत है, ये पेशेंट के साथ ज्यादती है।
ज्यादती इस सूरत में है कि उस टाइम में बेचारे को ब्लड चाहिए और उसी टाइम में ब्लड उसको देना ज़रूरी है, जो कि नहीं दिया जा रहा, तो पेशेंट जो है वो सफ़र करता है। और इतना इम्पोर्टेंट वाइटल पार्ट जो है बॉडी का ब्लड है, जो कि वेस्ट हो जाता है। अब जो हो सकता है कुछ लोगों ने ख़रीदा हो, कुछ लोग अपने घर की चीज़ें बेच के और अपना लॉस करवा के ब्लड लेके आते हैं, लेकिन हम प्रॉपर टाइम पे उसे इन्फ्यूज़ नहीं करते, ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते। ये हम लोगों की मिस्टेक है। तो जैसे ही टाइम होता है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दें। अगर नहीं कर सकते, पेशेंट का बीपी हाई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करें, टेम्परेचर देखें, बीपी देखें, रेस्पिरेशन देखें, शुगर देखें, उसके बाद जाके पेशेंट का ब्लड आप ब्लड बैंक से मंगवाएं। अगर आपको वाइटल साइन में कोई भी ऐसा इश्यू नज़र आता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर डिले भी होना है तो ब्लड तब तक हम बाहर ना मंगवाएं। फिर इनकेस ऐसा होता भी है, ब्लड को देख के भी कुछ लोग एंग्जाइटी या पैनिक होके तब भी पेशेंट का बीपी शूट कर सकता है, तो आप जल्दी से ब्लड को जो है वो प्रिक करने से पहले आपने क्या करना है, बैग अटैच वो आईवी सेट या बीटी सेट अटैच करने से पहले वाइटल साइंस देख लो। अगर कोई भी आपको अप एंड डाउन लगता है तो फौरन से वापस भिजवा दो। अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो मिथ है कि ब्लड को हमने गर्म करना है, ये गलत है। हम क्या करते हैं, हम ब्लड को गर्म करने में बैठ जाते हैं। ब्लड का एक सेट टेम्परेचर है, हमने उसी टेम्परेचर तक रखना है, एक रूम टेम्परेचर तक, ठीक है। कभी भी अगर ये सोचें कि ब्लड जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाए, पेशेंट के पास, पेशेंट के साथ लगा देते हैं, कंबल में घुसा देते हैं, अटेंडेंट को कहते हैं इसको अपने एक्सला में रखो, ये प्रैक्टिस गलत है। अगर ब्लड जो है वो चिल्ड नहीं है तो आप लगा सकते हो। चिल्ड ब्लड कैसे होगा, जैसे कि आप ठंडा पानी डालो एक गिलास में या कप में और उसके साइडों पे पानी आ जाता है, पसीना आ जाता है जिसे हम कहते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन में होगा ब्लड तो चिल्ड है। लेकिन जब आपने ब्लड पकड़ा है और आपको सिर्फ ठंडा लगा है, आपने इस तरह देखा है, तो वो ठीक होता है टेम्परेचर, वो ज़्यादा ठंडा नहीं है, वो पेशेंट को नुकसान नहीं देता। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जितने भी रिएक्शन हैं उनकी कैटेगरी, और किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से डील करना है, ये ट्रांसफ्यूजन का पार्ट है। तो आपने क्या करना है, फिर उसके लिए आप किस तरीके से डील करोगे। तो ये जो मिथ है हमारे पाकिस्तान में कि पेशेंट का ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, हमने इसलिए नहीं लगाया, तो ये रॉन्ग है। तो ये आपने थोड़ा सा इससे अवॉइड करना है और आपने ब्लड लगा देना है। अगर ज़रा सी, और दूसरा काम क्या करते हैं, ज़रा सी भी शिवरिंग होती है ब्लड को स्टॉप करके भिजवा देते हैं, ये नहीं करते। अब बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं और आप पेशेंट को थोड़ी सी शिवरिंग हुई या ब्लड को स्लो कर दो, लेकिन जाने दो। और आपको लगता है कि शिवरिंग है तो ज़्यादा फील कर रहा है पेशेंट, तो होता क्या है, रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी की, वो ये कहते हैं कि उस टाइम में एंटी एलर्जिक दो और ब्लड को जाने दो। और उसके बाद अगर फीवर होता है और ये शिवरिंग बढ़ती जाती है, बीपी पे इफेक्ट होता है, तो फिर ब्लड को स्टॉप करो। और ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैंने खुद ये किया हुआ है। डॉक्टर ने मुझे एक दफ़ा ऐसे रिकमेंड करके मुझे कहा है कि आप लगा दो, मैं यहीं पे हूँ, कुछ नहीं होता, आप परेशान ना हो। और मैं डर रही थी कि पेशेंट को रिएक्शन हो जाएगा, और मैं रेडी थी, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे जल्दी जल्दी कर रही थी कि भाई ये डॉक्टर के कहने पे किया, डॉक्टर ने कहा इतने टेम्परेचर पे लगा दो, ये है वो है, मैं डॉक्टर के कहने पे इतने बजे स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ऐसे कर रही थी कि फंसे तो डॉक्टर फंसे, मैं ना फंसूँ, मेरे ऊपर कोई बात ना आए, क्योंकि डॉक्टर के ऑर्डर थे। तो जब ब्लड सेफ एंड साउंड चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप सिस्टर आप ऐसी डर रही थी, टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ये हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और उस वक्त से ये मेरे माइंड में बात है, और जो रिकमेंडेशन कहती हैं उनके अकॉर्डिंग ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, और मैंने देखा है कि रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी आपने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी ने कोई सवाल पूछना है? किसी की कोई क्यूरी है? डोनाल्ड कैटेगरी में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, हर एक चीज़ उसमें क्लियर कर दूंगी कि किस रिएक्शन को आपने कैसे डील करना है, कौन सा किस में आता है, ठीक है। और बाकी सब लोगों को समझ आई है? इफरा, सादिया, सहर, लुबाना ने स्टडीज छोड़ दी है क्या? लुबाना को क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं आती है? इफरा, आपकी बात हुई है लुबाना से?
सिद्रा, हबीबा, नीलम, रोनाल्ड, जूलियस नहीं है लेक्चर में। हाँ जी, इसको रिवाइज कर लें एक दफ़ा, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है। अच्छा, थर्सडे और फ्राइडे को मेरे आपके साथ लेक्चर हैं, मेरे 2-2 घंटे के होंगे, उनमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग देखेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी, वो क्या सादिया, वो क्या बी सी? सादिया लगता है किसी और से भी चैट कर रही है। टॉपिक का पेज नंबर बता दें। रोनाल्ड, मुझे लगता है तुम ना ये मेरे लेक्चर सुनते नहीं हो, तुम बाद में ना बुक में ढूंढने बैठ जाते हो। ऐसा ही है ना? है रोनाल्ड? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? थर्सडे फ्राइडे के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है या किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे शेयर कर सकते हो, जो हम पढ़ सकते हैं 2-2 घंटे के लेक्चर में। आपका कोई भी मूड है तो आप मुझे बता सकते हो। मेरा इरादा है कि हम एटीटी को लेके चलें फ्राइडे, और उसको उसको हम एटीटी और उसकी सक्शन और इस सब चीज़ों में चले जाएं, एंडोट्रेकियल में और ऑक्सीजन थेरेपी में। थोड़ा सा हम ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ लें। हबीबा ईसीजी, हबीबा ईसीजी पे ही रहती है। ईसीजी हबीबा, तुम फिर कहोगे मुझे ऑनलाइन मैडम समझ नहीं आई। आपने अपनी प्रैक्टिस में कितनी सीखी है? ड्यूटी पे आपने कितनी प्रैक्टिस की है ईसीजी की, बताओ मुझे। किया आपने प्रैक्टिस? इफरा भी ईसीजी है, चलो ठीक है, ईसीजी कर लेंगे। और बताओ। नॉर्मल ईसीजी तो मैंने पढ़ा दिया, अब हम देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं की। नीलम, फिर कब करनी है प्रैक्टिस, या बस पढ़ना ही है? कोरोना में तुम क्या बिजी हो? कोरोना तो चल रहा है, कोरोना तो खुद बड़ा बिजी है, तुम उसमें कहाँ से बिजी हो? कोरोना के पीछे सारा पाकिस्तान पड़ गया, वो तो खुद बेचारा बड़ी टेंशन में है, मैं कहाँ बच के जाऊं, कैसे जान छुड़वाऊं। चलो, आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया, हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, ठीक है। खुदा हाफिज, सब लोग अपना ख्याल रखो।